आपकी आज की जो सुनवाई हुई दुबे जी, जरा समझाइए हमारे पैनलिस्ट को भी और हमारे दर्शकों को भी। आज की सुनवाई में जो हुआ कि एक नई बेंच बनेगी, तब तक क्या वापस वाकई आपको भी लगता है कि जो मैंने सवाल भी रखा है आज, कि सरकार तो चल गई, सरकार को राहत मिल गई और शिवसेना लटकी हुई है अभी भी? दुबे जी, नहीं, एक्चुअली क्या है इस मामले में, आज हियरिंग नहीं थी उसकी, आज मेंशनिंग की कपिल सिब्बल ने, और सिब्बल जी ने कोर्ट से ये कहा कि साहब ये बेंच में लगा नहीं है, रेगुलर में नहीं लगा है, इसको इसकी सुनवाई के लिए लगाया जाए ऑनरेबल चीफ जस्टिस से। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भैया नई बेंच बनेगी, वो वोकेशनल बेंच थी और वोकेशनल बेंच की सुनवाई कंटिन्यू नहीं की जा सकती। अब नई बेंच बनेगी, नई बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखिए। तो उन्होंने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का नए स्पीकर ने जो सवाल पैदा कर दिया उसका क्या होगा। तो उन्होंने सीधा सीधा कोई ऑर्डर नहीं किया, सीधा सीधा सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप अपने माध्यम से ये इन्फॉर्म कर दीजिए स्पीकर को कि कोई डिसीजन वो तब तक उस पर ना लें, और दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो आज एक्चुअली कोई सुनवाई नहीं थी, स्टेटस को मेंटेन करने की कोर्ट ने कहा, और कहा कि अब हम इसकी बेंच बनाएंगे, बेंच बनाकर सुनवाई करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कई एक एनोमलीज इसमें क्रिएट हो गई हैं। सबसे पहली, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली जो क्रिएट हुई है वो ये हुई है कि पुराना विप माना जाएगा कि नया विप माना जाएगा। जो लीडर हैं वहाँ शिवसेना के, वो लीडर कौन से वाले माने जाएंगे, नए वाले माने जाएंगे, पुराने वाले माने जाएंगे। जो उपसभापति की बात आती है उनकी भी उनका ऑर्डर, उनका नोटिस माना जाएगा कि इनका माना जाएगा। और फिर बाद में सुनील प्रभु कोर्ट में ये लेकर गए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो गवर्नर ने बुलाया है वो बुलाया ही गलत है, और गवर्नर ने गलत शपथ दिलवा दी, और गलत मंत्री परिषद, गलत तरीके से विधानसभा बन गई, स्पीकर का गलत चुनाव हो गया। तो ये बहुत सारी एनोमलीज हैं, इनको इतनी आसानी से नहीं सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए बेंच बनानी पड़ेगी जो प्रॉपर इसकी सुनवाई करे, क्योंकि बड़ी रूलिंग इसमें मुझे लगता है आएगी, इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम बेंच बनाकर बात करेंगे। ओके, तो ये जो बेंच बनेगी दुबे जी, आपने बार बार संवैधानिक बेंच का जिक्र किया है। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच की तरफ इशारा किया या नहीं किया। तो आपको लग रहा है ये संवैधानिक बेंच बनेगी और ये 3 जजों की होगी या 5 जजों की होगी फिर? हाँ, संवैधानिक होता क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं, या तो वो रेगुलर बेंच में कहीं अपने आप पहुंच जाता। जब कोर्ट ये कहता है कि हम इसमें बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब होता है कि कम से कम 3 की कॉन्स्टिट्यूट करेगा या फिर 5 की कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब चूंकि 5 जजों के बेंच के कई एक ऑर्डर हैं, और उन ऑर्डर्स के आधार पर अगर डिसीजन होना है तो 3 की करेंगे, नहीं तो उनमें अगर कहीं एनोमली क्रिएट होती है तो फिर 5 की करनी पड़ेगी। ओके, यानी दुबे जी आपके हिसाब से ये मामला, जैसा हम लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से डिस्कस करते आ रहे हैं, लंबा चलने वाला है कोर्ट में अभी? बिल्कुल, ये तो नहीं, ये भाई जो होना था सो हो गया। देखिए, सरकार बन गई, सरकार चल गई, अब उसने अपनी मेजोरिटी भी प्रूव कर ली, और ये 15-16 विधायकों से अब इस सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वो पुराने वाले 15 को हम ये भी कह दें कि जो पुराने डिप्टी स्पीकर ने किया था उनको हम एंटी डिफेक्शन में बाहर भी कर दें, तो भी सरकार बनी हुई है, तो सरकार तो चल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रक्चर पास होना है इसमें। ओके, स्ट्रक्चर पास होने का मतलब है कि इन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए और उनका क्या परिणाम है, तो कोर्ट उस पर स्ट्रक्चर पास करके जो भी करेगा वो आगे करेगा। ठीक है, ओके। आनंद दुबे, हाँ, होता क्या है कि सबसे पहला एक काम तो ये है कि पार्टी इंडिकेट करना चाहती है कि बाकी को अवसर दे दिया जाए कि भैया तुम्हारे पास वापस आने का समय है। अभी हम 2 जो हमारे कट्टर जिन्होंने ये साजिश रची है, जहाँ से शुरुआत हुई है, सबसे पहले हम उनको ले रहे हैं, तुम्हारे पास अवसर है, वापस आ सकते हो। और दूसरी बात, जैसा अशोक जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल फैक्ट है कि कहीं ये नंबर पूरा ना कर दें, इसके लिए इनको एंटी डिफेक्शन में फंसा लिया जाए, तो जो बाकी बचेंगे वो अपना नंबर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उधर मर्ज नहीं हो सकते। ये पहले से सोची समझी रणनीति होती है, और जहां तक मैं समझता हूं कि इनमें सबसे पहले इसलिए कुछ को नोटिस दिया जाता है ताकि बाकी को सावधान कर दिया जाए और उनको वापस आने का अवसर रहे, ताकि पूरी की पूरी पार्टी टूट फाट के बराबर ना हो जाए। और दुबे जी, क्योंकि देखिए ये सिर्फ राजनीतिक एंगल नहीं है, इसमें लीगल एंगल भी है। और इसमें लीगल एंगल ये है, जैसा मैं पहले कह रहा था, गोवा में तो कांग्रेस विपक्ष में है और शहजाद बता रहे हैं उनके पास 25 एमएलए का समर्थन है, 40 हैं टोटल गोवा की असेंबली में एमएलए स्ट्रेंथ जो है। ऐसे में 25 होने के बावजूद विपक्षी दल में ये टूट, क्या वाकई आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी की एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि विपक्षी पार्टी को और कमजोर किया जाए या अपने नंबर्स को और मजबूत किया जाए?
नहीं, ये इसको अगर मेरी नज़र से देखेंगे, मैं वो पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करता, लेकिन 1969 मुझे याद आता है। इंदिरा गांधी के पास फुल मेजॉरिटी थी, लेकिन मेजॉरिटी में, सत्ता में और प्रदेशों में सरकार होने के बावजूद वो क्यों टूटी पार्टी, और उस समय टूटकर माइनॉरिटी में क्यों चली गई, क्यों उन्होंने फिर कम्युनिस्टों से और बाकियों से समर्थन लेकर सरकार चलाई। तो उस समय तो कहीं बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं थी। इसलिए ये मुझे लगता है पार्टी के अंदरूनी जो मैटर्स रहते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। Okay. और ये जो टूटा फाटी की बात आती है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो सबसे आसान था तोड़ना, और अगर वो टारगेट करते तो सबसे पहले महाराष्ट्र में तोड़ लेते। वो तो टूटने के लिए बैठे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अभी अशोक जी उस दिन कह रहे थे कि सब तो टूटने के लिए बैठे हैं, तो वो तो टूटने के लिए बैठे हैं, वहां प्रयास कर देना चाहिए था। लेकिन उनको नहीं नहीं, तो ये लग प्रयास रहा तो होगा तोड़ तो लिए, महाराष्ट्र में तो तोड़ लिए ना। शिवसेना तोड़ तो ली महाराष्ट्र में। नहीं, शिवसेना तोड़ नहीं दी, शिवसेना अपने साथ मिला ली। हाँ मिला ली, हाँ वही। अच्छा दुबे जी, एक चीज और बस, क्योंकि आज लोग यही सोच रहे होंगे, जो 6 लग रहे थे गोवा कांग्रेस में टूट के एमएलए, वो 2 रह गए क्या? और क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ अभी भी इसका मतलब काम तो करता है, जब से 2/3 लिमिट उसमें तय कर दी गई है? नहीं, ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं दुबे जी, यानी 2/3 का जो उसमें आंकड़ा है, ये मुश्किल होता है। इसका मतलब ये लॉ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बेकार हो गया है। नहीं, लॉ तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि लॉ है और लॉ काम कर रहा है। और ये तो आप देख ही रहे हैं कि जरा जरा सी चिंदी वाली बातें भी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। जरा सा इन्होंने नोटिस दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, गवर्नर ने बुला लिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सरकार ने मेजोरिटी सिद्ध कर दी तो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, और स्पीकर नहीं है, स्पीकर चुन लिया तो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मामला तो फाइनली वहां से उठकर जाने वाला कोर्ट में ही है। हाँ, और कोर्ट किस आधार पर? कोर्ट पॉलिटिक्स के आधार पर नहीं बताएगा, कोर्ट तो जो कानून सामने रखा होगा उसके आधार पर बिल्कुल ठीक है। इंटरप्रिटेशन करेगा। ओके।